स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद अमित चहल। डेली करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा 30 आउट ऑफ 50 चला है। दिल्ली पुलिस या फिर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जो NTPC का हो गया, रेलवे का हो गया, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि कुछ सालों से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट जो जॉब के लिए जो वैकेंसियाँ निकलते हैं उनमें जो टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो करंट की जो घटनाओं के बारे में ही क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो करंट अफेयर एक मेन पार्ट है दोस्तों। तो वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भी रूस की संसद का नाम बताओ। कि भी रूस की जो संसद है उसका नाम बताना था आपने कमेंट सेक्शन में। तो रूस की संसद का नाम क्या है भाई? ड्यूमा। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। ठीक है ना। डाइट कहाँ की है? डाइट जापान की है। पार्लियामेंट भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इनकी है। ठीक है ना। और सीनेट कहाँ की है? वो अमेरिका की। ठीक है ना। सीनेट कहाँ की संसद का नाम है? अमेरिका की। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस भी है भाई। ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो भाई आर मसाकुई को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया है भारत की तरफ से? तो वो नियुक्त किया है जमैका। जमैका एक गणराज्य है भाई। ठीक है ना। जमैका में क्या है, आर मसाकुई को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्लियर है। ठीक है ना। अब उच्चायुक्त और राजदूत में क्या फ़र्क है? उच्चायुक्त और राजदूत में फ़र्क ये है जी कि भाई जिन देशों में जो भी देश मतलब कभी भी ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं, ठीक है ना, उनमें तो क्या है, आप राजदूत नियुक्त करोगे। और जो देश कभी भी गुलाम नहीं रहा ब्रिटेन का, तो वहाँ पे जो कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, उच्चायुक्त। क्लियर है। तो जमैका में नियुक्त किया गया है आर मशाकुई को। क्लियर है। उसके बाद बात करें, जमैका है तो जमैका के बारे में बात करेंगे। जमैका दरअसल उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के बीच में पड़ता है। ठीक है ना। इसकी कैपिटल है किंगस्टन। और जमैकन डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। और PM है यहाँ की एंड्रू होलनेस। एंड्रू होलनेस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई जमैका की। क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी साक्षरता दर की रिपोर्ट में प्रथम राज्य कौन आया है? तो भाई सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो इंडियन जो स्टेट्स हैं उनकी एजुकेशन रेट के हिसाब से, कि भाई साक्षरता दर के हिसाब से, तो उसमें सबसे टॉप पर राज्य आया केरल। ठीक है ना। केरल सबसे टॉप में रहा भाई जो साक्षरता दर के हिसाब से। ठीक है ना। कुछ 93 पॉइंट समथिंग एजुकेशन रेट है यहाँ की। ठीक है ना। पॉपुलेशन की। और ये भारत का क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। और यहाँ का लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है ना। केरल राज्य का। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें, जो CSO है इसने इसकी रिपोर्ट में दरअसल टॉप में बात करें तो केरल है। और सबसे लास्ट में जो जिसका सबसे कमज़ोर शिक्षा जो एजुकेशन साक्षरता दर है, वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश भाई। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता दर है। क्लियर है। याद रखना आपने। और सबसे कम में अगर सेकंड लास्ट बात करें तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान, जिसका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कम है। ठीक है ना। सबसे कम है। क्लियर है। ठीक है ना भाई। यानी यहाँ पे जो एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कम है। क्लियर है भाई। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? CSO ने। अब CSO आया तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसकी स्थापना 7 मई 1951 के अंदर हुई। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में करंट में जो इसके हेड हैं वो कौन है? पेड्राजी डाल्टन। पेड्राजी डाल्टन। क्लियर है। ये CSO के करंट टाइम में क्या है? चीफ हैं। और CSO जो है ना दोस्तों, ये अपनी जो GDP की जो रिपोर्ट जारी करता है, जिसने हाल ही में बताया कि -23% जो है भारत की GDP जा चुकी है। ठीक है ना। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसने बताया? CSO के द्वारा ही बताई गई ये रिपोर्ट कि भारत की जो GDP है -23 में जा चुकी है। क्लियर है। जो कि 40 साल में पहली बार हुआ है भाई ऐसा। ठीक है ना। ना तो हम बीमारी से बच पाए, ना ही हमारी इकोनॉमी बच पाई। तो पॉलिसी कुछ ऐसी थी गवर्नमेंट की।
चलो जैसा भी है, देखते हैं आगे इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका एक जो प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? वो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया भाई। मनोज सिन्हा को, जो जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, कब बना भाई? थोड़ा बात कर लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, जिसके अनुसार क्या है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रणाली थी, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई रहता है तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए पहले तो उसको, ठीक है ना, उसके बाद फिर इंडिया की। तो दोहरी नागरिकता प्रणाली थी यहाँ पे, जबकि पूरे इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता प्राप्त है, ठीक है ना। अगर भाई आपको इंडिया का होना जरूरी है, क्लियर है। तो धारा 370 और 35A को हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को, क्लियर है। और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, अलग अलग हिस्सों में बांट गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है, भारत के नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है ना, क्लियर है। और इनको ऑफिशियल तौर पे 31 अक्टूबर को क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, आधिकारिक रूप से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, क्लियर। और 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाया? क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे जो लौह पुरुष हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका जन्म होता है, ठीक है ना। तो जब ये बनाए गए तो जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है ना। अब जो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, वो बन गए भारत के कैग। क्या बन गए हैं? कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, जिसका काम क्या होता है, जितने भी सरकार की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनमें ये चेक करना, जो बैलेंसिंग करना कि भी कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह वगैरह तो नहीं हो रहा, तो कैग का काम होता है। तो भारत के कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन बन गए फिलहाल में? गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ का पैर जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद दे दिया किसे? वो दे दिएगा मनोज सिन्हा को, क्लियर है ना, मनोज सिन्हा को दे दिया गया, ठीक है ना। और भाई अब जो मनोज सिन्हा है, उनके जो प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए हैं, वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो नीतीश्वर कुमार किए गए भाई, ध्यान रखना, अगर भाई मिस्टेक गलत बता दिएगा तो। नीतीश्वर कुमार को क्या है, मनोज सिन्हा जो कि प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनका प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया नीतीश्वर कुमार को, क्लियर है। अब ये नीतीश्वर कुमार कौन है? ये दरअसल यूपी कैडर के 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में संविधान की प्रस्तावना पर वकालत करने वाली किसी याचिकाकर्ता का निधन हो गया है? तो भाई संविधान की प्रस्तावना पर वकालत करने वाली, मतलब संविधान की प्रस्तावना पे आवाज़ उठाई थी, ठीक है ना, और उसमें अमेंडमेंट हुआ था संविधान की प्रस्तावना में, किस याचिकाकर्ता के जरिए कि भाई उन्होंने कुछ याचिका डाली थी, तो उनका नाम बताना जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो केशवानंद भारती भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम होगा, आपने सुना भी होगा बहुत बार, केशवानंद भारती केस, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो केस है ना, इनके बारे में हमें जो आने वाले मंडे से क्या है, एक सीरीज चलाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज होगी, ये भाई किसी भी केस में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को जो चैलेंज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, चाहे वो UPSC हो, दिल्ली पुलिस हो, शेट हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो केशवानंद भारती जी का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने क्या किया था, इनका दरअसल डिस्प्यूट चला था, ये दरअसल एक कॉन्ग्रीगेंट थे, ठीक है ना, एक मठाधीश थे, इनका बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल था। तो केरल में, एक केरल के रहने वाले थे ये भाई, केरल में इनका धार्मिक स्थल था। तो केरल में एक मतलब कानून पास होता है कि भाई वहाँ पे की जो ज़मीन है, जो कॉन्ग्रीगेंट की ज़मीन है, जो धार्मिक ज़मीन है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उस पर मतलब सरकार का कब्जा होगा अगर लिमिट जो तय की है उससे ज़्यादा अगर ज़मीन आप रख रहे हो, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, किसने भाई? केशवानंद भारती जी ने, ठीक है ना। और केशवानंद भारती का एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट की 12 जज की टीम ने देखा था भाई, 12 जज की जो बेंच ने क्या है
मामला सुना था केशवानंद भारती जी का, और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था। अगर भाई जो आर्टिकल 368 है ना, जो आर्टिकल 368 है भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, जिसमें बोला गया है कि भाई आप संविधान में संशोधन कर सकते हो टाइम टू टाइम। अगर कोई चीज़ आपको मतलब इम्प्रूव करनी है टाइम के अनुसार, तो आर्टिकल 368 कहता है कि भाई आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो मिस यूज़ करती थी, ठीक है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली मिस यूज़ करती थी आर्टिकल 368 का। क्लियर है। उसके तहत क्या होया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की 12 जज की बेंच ने बोला कि भाई आप पूरा संविधान कन्वर्ट कर लो भले, परंतु आप जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो हमारी संविधान की प्रस्तावना का, उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है ना। भारत की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना। और भारत की प्रस्तावना में क्या बोला गया है, सबसे पहले ये बोला गया है कि भाई वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद है भाई यूनियन, और भाई शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में। तो इस तरह के जो बेसिक जो फैक्टर हैं, बेसिक फैक्टर बोला जाता है इनको, तो उनके साथ छेड़खानी नहीं करोगे आप। ऐसा 12 जज की जो बेंच ने डिसीजन लिया उस टाइम पे, 1973 की बात है भाई, 1973 की बात है भाई। क्लियर है। तो केशवानंद भारती जी केस सुना है आपने। इस और डिटेल में पढ़ना है तो मंडे से क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सीरीज, ठीक है ना, उसमें डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो केशवानंद भारती जी का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब किस संस्था ने भाई जो जो स्कूलों में जो जंक फूड होते हैं उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है कि भाई आप 50 से 100 मीटर के दायरे में आप है क्या है जंक फूड की जो शॉप वगैरह वगैरह विज्ञापन एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। तो ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है किसने भाई, FSSAI ने भाई। किसने, FSSAI। अब ये FSSAI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म समझना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या है, बैन लगा दिया है, ठीक है ना। स्कूलों के पास पास अगर आप जो फास्ट फूड का जो विज्ञापन करते हो या बेचते हो तो उस पर बैन लगा दिया है FSSAI ने। क्लियर है। अब ऐसे FSSAI के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई अगस्त 2011 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। और रीता तेवतिया क्या है, चेयरपर्सन है भाई। देखो आपने चेयरमैन सुना होगा, चेयरमैन सुना है, परंतु अगर उसी चेयरमैन की पोस्ट पे अगर कोई महिला आ जाती है तो चेयरमैन तो बोल नहीं सकते उसको, तो उसको बोला जाता है चेयरपर्सन। क्लियर है। तो रीता तेओतिया क्या है, चेयरपर्सन है भाई FSSAI की। क्लियर है। जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई हरियाणा वालों के लिए, हाल ही में, आंसर तो पहले बता दिया मैंने, हाल ही में किस राज्य में आपका मित्र व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया। भाई हाल ही में किस राज्य में आपका मित्र नामक एक व्हाट्सएप चैट बोट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो किस राज्य में भाई, मैंने आंसर पहले बता दिया, हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा वालों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है ना। और सेंट्रल लेवल पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, ये जो आपका मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है, इसमें क्या होगा, जो अंडर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन के अंदर जो स्टूडेंट जो जिन्होंने एडमिशन लेना है या ले रखा है, कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, कैसे स्टडी करनी है, तो उन सभी के बारे में जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना स्टूडेंट्स के माइंड में, तो उससे क्या, उस इस चैटबॉट में क्या होगा, इस व्हाट्सएप चैटबॉट में आपको क्या है, एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें क्या है आप मतलब इस व्हाट्सएप चैटबॉट यानी कि इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जो अपने जो क्वेश्चन है ना, जो भी मतलब अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कि भाई कैसे स्टडी करनी है, कैसे आप एडमिशन लोगे, एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना,
उस तरह की सभी जो जानकारियाँ आपने इस व्हाट्सएप चैटबॉट की सहायता से मिल गई। तो इस ऐसा इनिशिएटिव जो क्या है, किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार ने। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कि चाहते हैं भाई सरकार अभी घर से ही बैठ के सभी सारे काम हो जाए, ऑनलाइन एडमिशन हो और किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन हो वो सभी आप लोगों को घर पे बैठे ही दी जा सके, ठीक है ना। क्योंकि पेंडेमिक जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसी की वजह से। क्लियर है? तो हरियाणा ने स्टार्ट किया भाई। अब थोड़ा बात करते हैं, मैंने बताया कि भाई अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए, ठीक है ना, ये बता दिया मैंने ऑलरेडी। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी पार्टी से, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोरोना वायरस के शिकार भी हो चुके हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के करंट टाइम में गवर्नर हैं। और जो हरियाणा पंजाब का साझा हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है? सीजेसी। सीजेसी का क्या मतलब है? चंडीगढ़, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट रविशंकर झा। चंडीगढ़ हाईकोर्ट किस किस राज्य का है? हरियाणा पंजाब का। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर, कालेश्वर नेशनल पार्क यमुनानगर के अंदर। ये जो मोस्ट नेशनल जो फेमस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। क्लियर है? अब देखो जो ये हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है, ये जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है इस चैटबॉट की सहायता से, आप नोट कर सकते हो 7419 और 5 टाइम 4 और 9, ठीक है ना, 7419 5 टाइम 4 और 9। क्लियर है? ठीक है भाई। तो ये चैटबॉट का नंबर है व्हाट्सएप चैटबॉट का। तो आप जिस भी प्रकार की अंडर ग्रेजुएट की अगर मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, उसकी हेल्प लेना चाहते हो तो आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो भाई सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया तो किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें दरअसल ये जो वो कस्टमर जो तिमाही होती है ना, जो इकोनॉमिक सेक्शन में जो तिमाही होती है 3 महीने के लिए, ठीक है ना, बांटा जाता है। तो 4 तिमाही होती है साल के अंदर इकोनॉमिक लाइन के अंदर। तो प्रति तिमाही के अंत में, अगर अंतिम तिमाही में जो किसी भी तिमाही के लास्ट तक अगर कोई कस्टमर अपने अकाउंट में 10 लाख तक का जो बैलेंस क्या है मेंटेन रखता है, तो उसको ये क्या है सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। ठीक है ना? क्लियर है? एक सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड क्या है, वो सुविधा किसे प्रोवाइड की जाएगी? वो कस्टमर जो क्या है 10 लाख रुपए तक की जो राशि है मेंटेन रखता है अपने अकाउंट में हर तिमाही के अंत तक, तो उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। हर किसी मतलब किसी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो पूरी दुनिया के अंदर इस डेबिट कार्ड को। क्लियर है? तो अब देखो बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। बैंक ऑफ इंडिया दरअसल भारत का छठा सबसे बड़ा सहकारी बैंक है भाई। ठीक है ना? सहकारी का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का। भारत में टोटल 12 सहकारी बैंक है अभी। कितने सहकारी बैंक है? 12 सहकारी बैंक है, जिसमें छठे नंबर का सहकारी बैंक कौन सा है? अपना बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? अब देखो सहकारी बैंक बताया मैंने, सहकारी बैंक के साथ आपने सहकारी कंपनियां भी सुनी है, ठीक है, सहकारी संस्थाएं कुछ भी सुना है सहकारी। उसका मतलब क्या होता है दरअसल दोस्तों? जो चीज़ सहकारी हो जाती है यानी सरकारी हो जाती है, उसमें जो गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है। क्या होता है? 51% शेयर होता है। अब 51% शेयर मिलता है हर साल एनुअली। ठीक है ना? कुछ भी मतलब होता है वहाँ पे कंपनी में या बैंक में, तो 51% शेयर होता है। 49% उसका जो जो निजी होता है एक तरह से। परंतु जैसे कि मैं आपने बताया है, जो 51% शेयर होता है, हालांकि हाल में क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ कंपनियां जो महारथन कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि ऑल इंडिया हो गया, मतलब एयरलाइंस हो गया, ऑल इंडिया एयरलाइंस जो है, ठीक है ना, वो हो गया। और जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, बहुत सारे जो सहकारी हैं, तो उनमें जो अपना 51% हिस्सा बेच रही है सरकार। ठीक है ना? यानी ये एक इनकम का सोर्स है, एक इनकम का सोर्स है ये 51%। इसी को बेच देगी तो इनकम का सोर्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर ना? और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो ऐसी जो कुछ मतलब कमियां चली हुई है। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 के अंदर। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अतनु कुमार दास इसके क्या है? सीईओ एंड एमडी हैं भाई बैंक ऑफ इंडिया के। और बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 115वां क्या है स्थापना दिवस मनाया है
7 सितंबर को। और इसी के उपलक्ष्य में क्या आएंगे, जो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, क्लियर है, अपने कस्टमर के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो भाई ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये बना दिया गया अनिल जैन को। भाई अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस जो एसोसिएशन है, भारत का जो टेनिस जो फेडरेशन है, सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये है किसकी जगह पे आए, ये है प्रवीण महाजन की जगह पे आए हैं भाई। ठीक है ना। इससे पहले कौन थे यहाँ पे, ऑल इंडिया टेनिस जो एसोसिएशन है, इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे, प्रवीण महाजन। अब बन गए हैं अनिल जैन। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 के अंदर भाई, क्लियर है। ठीक है ना भाई, किसकी भाई, जो मैंने बताया ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, मार्च 1920 के अंदर। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एक स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, आर के खन्ना स्टेडियम, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, वहीं पे क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया भाई, नाम भेजा गया एक प्रकार से, ठीक है ना, नामित किया गया भाई, इनको क्या दिया जाना चाहिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, किस तरह देश के राष्ट्रपति को भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति को भाई। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है। अब इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार अचानक ऐसी क्या बात होगी भाई, ठीक है ना। इनको दरअसल इन्होंने क्या किया है, इजराइल और यूएई के बीच में एक शांति वार्ता पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि समझौता करवाया है यूएई और इजराइल के बीच में, ठीक है, शांति वार्ता के तहत। ठीक है, और ये समझौता पहला ऐसा समझौता खाड़ी समझौता है, जो यूएई देश जो है एक खाड़ी देश है बोला जाता है, एक खाड़ी देशों के बीच में एक समझौता है। ठीक है, पहला खाड़ी देश बनाया यूएई, जिन्होंने इजराइल के साथ समझौता किया, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है भाई, और ये इजराइल और यूएई के बीच में समझौता करवाने में जो मेन जो फैक्टर है, आर्बिट्रेटर बिचौलिया जिसने बोला है, वो रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने शांति करवाई। परंतु देखो मैं बताता हूँ, अमेरिका जो ऐसा देश है, ये मतलब कुछ भी ऐसा काम मतलब बिना अपने फायदे के नहीं करता है। अब अमेरिका की क्या है, जो एक तरह से फिलहाल में दुश्मनी लगा लो चल रही है ईरान के साथ, किसके साथ, ईरान के साथ, ठीक है ना। क्योंकि ईरान क्या है, हाल फिलहाल में मतलब जो है काफ़ी जो परमाणु परीक्षण कर रहा है, और अमेरिका पूरी दुनिया में बैन लगा देता है अगर कोई भी देश है जो परमाणु परीक्षण करता है, तो बैन को ये मान नहीं रहा। तो इस खिलाफ इन मतलब इसके प्रति क्या है, इनके बीच में आपसी जो फुट फूट पड़ी हुई है, मतलब एक तरह से फाइट चली हुई है, ठीक है ना। और फाइट के लिए मतलब ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए इजराइल और यूएई का समझौता करवा दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, तो इस नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार दरअसल दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो नोबेल प्राइज होता है। और ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में कौन देता है, नॉर्वे की संसद भाई, याद रखना आपने, नॉर्वे की संसद क्या देती है, शांति के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज देती है, क्लियर है। ठीक है भाई, जो कि मदर टेरेसा को मिला है, महात्मा गांधी को मिलना था 1948 में, परंतु उससे पहले इनकी क्या होगी, डेथ होगी भाई, ठीक है ना। उस साल क्या हुआ, फिर 1948 में किसी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में बात करेंगे। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, यहाँ की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस, ठीक है, और सीनेट भी यहाँ की छोटी संसद बोल देते हैं, उसका नाम है, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप बताया मैंने, यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति है, और 44 में पूछ ले तो बराक ओबामा, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त करने की घोषणा की है। तो भाई आरबीआई बैंक ने एक मतलब वो किया है, बैंक को बैन कर दिया है, बैंकिंग दर्जा बैंक बैन कर दिया है एक बैंक का। तो किस बैंक का, वो किया भाई आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक। तो आदित्य बिड़ला जो आइडिया पेमेंट बैंक है, उसका क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया गया है उस बैंक की बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है ना, क्योंकि ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। 2016 में दरअसल ये बैंक बनाया था भाई, ठीक है ना।
2016 में क्या बना था, ये बैंक बना था, ठीक है। 2016 में ये बैंक बना और 2017 के अंदर इसको मतलब क्या है, मान्यता मिली बैंकिंग दर्जा में। और 2018 में जो है आदित्य बिरला बैंक ने अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया था, परंतु 2018 में स्टार्ट किया और 2020 में अब पूर्णतः बैन लगा दिया है आरबीआई बैंक ने इसकी सिस्टम पे, क्लियर, बैंकिंग दर्जे पे, ठीक है। इसमें शेयर था दोस्तों, दरअसल वोडाफोन आइडिया भी शेयर है इसमें, ठीक है ना। कभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक जो है इस पर बैन लगा दिया है आरबीआई बैंक ने, ठीक है। अब थोड़ा आदित्य बिरला बैंक के बारे में बात करें, मैंने बता दिया कि 2016 में स्थापना हुई थी। अब ये जो प्रतिबंध जो लगाया, बैन जो लगाया, वो किसके तहत लगाया है, दरअसल एक बैंकिंग जो एक्ट है 1949 का, एक बैंकिंग एक्ट है, अधिनियम है 1949 अधिनियम के तहत ही इस बैंक पे क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, ठीक है जी। अब प्रतिबंध किसने लगाया है, आरबीआई ने। अब आरबीआई है तो आरबीआई के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय बैंक है भाई। स्थापना 1 अप्रैल 1935। जब स्थापना हुई 1935 के अंदर सबसे पहले गवर्नर बने सर ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है। और ये तो थे मतलब उस टाइम पे भारत जो क्या है अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। ये डोमिनेट क्या था, ब्रिटिश था, यहाँ पे डोमिनेट ब्रिटिशों का था। तो वहाँ पे ब्रिटिश ही क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर बने सर ऑसबर्न स्मिथ। परंतु पूछ ली जाए पहले इंडियन गवर्नर कौन बने थे, सीडी देशमुख क्या है पहले गवर्नर बने थे आरबीआई बैंक के, जो कि भारतीय थे भाई, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 में ये बैंक बना। बाद में क्या है, भारत का राष्ट्रीय बैंक बना दिया गया 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण करना। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं आरबीआई बैंक के, वो कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि भारत के 25वें गवर्नर है भाई। कौन सा नंबर के, 25वें गवर्नर है फिलहाल में, ठीक है। याद रखना आपने, 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। पहले कौन थे, ओस्मान स्मिथ। पहले इंडियन, सीडी देशमुख, क्लियर है। अब एक फैक्ट बताता हूँ, आरबीआई के जो 15वें गवर्नर थे ना भाई, 15वें जो गवर्नर थे ना, यानी ये हाल में तो क्या चल रहा है, जो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी, परंतु जो 15वें जो गवर्नर हुए हैं वो कौन हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के बाद में 13वें प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो 15वें क्या रहे हैं, आरबीआई बैंक के गवर्नर रहे हैं। और ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इनको इतनी नॉलेज है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने 1991-92 के अंदर जब भारत में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली थी, तो उसको क्या है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आए और क्या है उस इमरजेंसी को दूर भगाया, ठीक है ना। और भारत को दोबारा से फिर खड़ा किया। परंतु अब जो पता नहीं क्या होने जा रहा है भाई, ठीक है। जैसे कि -23 के अंदर जीडीपी चली गई है। अब देखते हैं कौन इसका मतलब उद्धार करेगा और कितना टाइम लगेगा। देखो, सोल्यूशन तो होना है, परंतु उसमें टाइम कितना लगता है, क्योंकि लोगों को मतलब उस चीज़ों को फेस कितने दिनों तक करना है, वो टाइम मायने रखता है। उसमें मतलब जो है आपका दिमाग मायने रखता है कि आप पॉलिसी क्या लेके आते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद बात करेंगे, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो बताना आपने जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ठीक है, जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, मैंने बताया आज की वीडियो में भी। तो कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब देना है। तो ये थी आज की दोस्तों वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं डेली अपने जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो पीडीएफ लेना तो उस लिंक पर जाकर आप चैनल को क्या है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। और वहीं पे डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी हर करंट अफेयर क्लास की, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।